नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार को मिली रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन समेत कुल 7 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, प्रदेश में ट्रेन यात्रियों का सफर होगा तेज, आरामदायक और सुविधाजनक। आज दिल्ली प्रदेश भाजपा को मिलेगा नया कार्यालय। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित नए दफ्तर का उद्घाटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के करूर में भगड़ वाली जगह का लिया जायजा। हादसे से प्रभावित लोगों के प्रति जताई संवेदना। एशिया कप में भारत का बजा डंका। पाकिस्तान को मात देते हुए 9वीं बार खिताब पर जमाया कब्जा। देश भर में जश्न का माहौल। बीसीसीआई की ओर से खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अहम बैठक आज। गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद। और आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें, बिहार को एक ही बार में तेज रफ्तार वाली ट्रेनें और लोकल कनेक्टिविटी दोनों की सौगात मिली है। इससे दूर दराज के यात्रियों को राजधानी और बड़े शहरों तक पहुंचना आसान होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से 7 नई ट्रेनों की सौगात दी। इनमें से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस हैं, जबकि 4 पैसेंजर ट्रेनें आम जनता के लिए चलाई जाएंगी। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। अमृत भारत एक्सप्रेस को देश में आम और मध्यम वर्ग की पसंदीदा ट्रेन माना जा रहा है। अभी तक देश भर में 12 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही हैं, जिनमें से 10 बिहार से थीं। अब 3 और ट्रेनों के शुरू हो जाने के बाद ये संख्या 15 हो जाएगी, जिनमें से 13 बिहार से होंगी। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज बिहार में 4 नई गाड़ियां आरंभ हुई, जिसमें 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरू किया गया। इन नई ट्रेनों में दरभंगा से अजमेर, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद और छपरा से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 4 पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई दी गई है। इससे बिहार के सभी नागरिकों को लाभ मिलेगा। बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपने समय में। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी। बिहार में पहले जहां मात्र 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर दिया। 1899 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस तरह का बिहार में विकास हो रहा है, वो विकास चलता रहे। वहीं बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को 7 नई ट्रेन देकर पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है। इससे बिहार को विकास के पंख लगेंगे। अश्विनी वैष्णव जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष बधाई देता हूं कि आज 7 ट्रेन चलाकर बिहार के लोगों को दुर्गा फेस्टिवल पर एक अच्छा गिफ्ट देने का काम आप कर रहे हैं, उपहार देने का काम कर रहे हैं। सबको मैं बधाई देता हूं और अश्विनी वैष्णव जी से जरूर आग्रह करूंगा कि इसी तरह बिहार के विकास में आप साथ देते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवरात्र उत्सव के साथ हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद और हजारों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का भूमि पूजन 9 जून 2023 को हुआ था। भाजपा की स्थापना के बाद
पहला कार्यालय अजमेरी गेट में खुला और कुछ समय बाद राघवगंज रोड पर रहने के बाद कार्यालय 14 पंडित पंत मार्ग पर रहा। अब लगभग 35 साल के बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के अपने भवन में कार्यालय पहुंच रहा है। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करते हुए हर राज्य की राजधानी और जिले में पार्टी के निजी कार्यालय के निर्माण का लक्ष्य धीरे धीरे पूरा कर रही है। दिल्ली में भाजपा के सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पास अपने निजी संगठन कार्यालय हैं। इस दौरान आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि किसी भी संगठन के लिए कार्यालय का बहुत महत्व होता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का देश की राजधानी में कार्यालय बनना अपने आप में ऐतिहासिक भी है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। हमारे हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बधाई है। सालों बाद देश की राजधानी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन करके तैयार हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ा ही भव्यता का भी और संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने करूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल वो पहुंचे, जहां उन्होंने करूर रैली में मची भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि टीवी के यानी तमिलनाडु वेत्री कचकम प्रमुख और अभिनेता विजय के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत हो गई थी और इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जिनका सरकारी अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और डॉक्टर एल मुरुगन तमिलनाडु के करूर में उस जगह भी पहुंचे जहां ये हादसा हुआ था। भारतीय तटरक्षक कमांडरों के 42वें वार्षिक सम्मेलन का नई दिल्ली में आज शुभारंभ हुआ। 3 दिनों तक चलने वाला ये सम्मेलन तटरक्षक बल के वरिष्ठ नेतृत्व को एक मंच पर लाता है ताकि वे बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के बीच रणनीतिक, परिचालनात्मक और प्रशासनिक अनिवार्यताओं पर विचार विमर्श कर सकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के कमांडरों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने उच्च जोखिम वाली घटनाओं के दौरान तटरक्षक बल की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की रणनीतियों को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। भारत अपने लैंड बॉर्डर्स को लेकर स्वाभाविक तौर पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता रहता है। पड़ोसी देशों की हरकतें भी किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा एक चीज और देखने को जो मिल रही है कि हमारी चारों ओर के जो कंट्रीज हैं उनमें अक्सर इनस्टेबिलिटीज बनी रहती है। चारों तरफ की आज इस तरह की जो हालत है और कई बार अन्य देशों में भी हम अक्सर इनस्टेबिलिटी देखने को हमें मिलती है। जाहिर सी बात है इन परिस्थितियों का सीधा इम्पैक्ट हमारे समुद्री क्षेत्र और विशेष रूप से बे ऑफ बंगाल पर पड़ता है। रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, इलीगल माइग्रेशन और मैरीटाइम एक्टिविटीज के माध्यम से यह इंस्टेबिलिटी हमारे कोस्टल सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा चैलेंजिंग खड़ा करती है। इसलिए हमें केवल रूटीन सर्विलेंस तक खुद को सीमित नहीं रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और जनता तक सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़े। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी में पिछले 8.5 सालों में हुए विकास का ब्यौरा दिया। आज से 8 साल पहले उत्तर प्रदेश की जो कुल जीडीपी थी वह 12,75,000 करोड़ थी और इस वित्तीय वर्ष के अंत में हम उसको 35 से 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 43,000 थी। आज हम इस वित्तीय वर्ष में उसको 1,20,000 तक पहुंचाने जा रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आता था। आज उसी प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, 15 लाख हम अब तक जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं।
इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 शताब्दी पूर्व महाअभियान के विजन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर प्रधानमंत्री के विजन को साकार करना ही हम सबका साझा लक्ष्य है। हमारी इच्छा है विजन डॉक्यूमेंट में हर उत्तर प्रदेश वासी के परिवार का एक सुझाव जरूर उसमें शामिल हो, यानी ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट होगा। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के शताब्दी संकल्प 2047 में उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट स्वयं भी बनना है। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए तय किया है कि भारत की उस समय की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की होगी। उत्तर प्रदेश को भी हमें $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में विकसित करना है। अपनी अर्थव्यवस्था को वहां तक पहुंचाना है, यानी 60 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश होगी। तो विकसित राज्य, उसके साथ साथ विकसित भारत पर यहाँ लगातार जोर दिया जा रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम जारी किए हैं। सबसे पहले ZPTC यानी जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और MPTC यानी मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव होंगे। उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन अधिकारी रानी कुमुदिनी ने बताया कि ZPTC और MPTC के चुनाव 2 चरणों में 23 और 27 अक्टूबर को होंगे, जबकि ग्राम पंचायतों के चुनाव 21 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव में डाले गए मतों की गिनती मतदान के दिन ही होगी, जबकि ZPTC और MPTC चुनाव की मतगणना 11 नवंबर को होगी। राज्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि इन चुनावों में कुल 1.67 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और मतदान के लिए मतपेटियों और कागजों का इस्तेमाल होगा। बात कर लेते हैं लद्दाख की भी। आपको बता दें, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने प्रदेश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कुछ स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। लद्दाख में हिंसा और तोड़फोड़ के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल लेह में कर्फ्यू 6ठे दिन भी जारी है और स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। आपको बता दें, लेह में किस तरीके से शांतिपूर्ण हालात हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। बुधवार को लेह में हुई हिंसा के बाद आज 6वां दिन है और आज भी आप देखें कि पूरे लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है। कहीं पर जो दुकानें हैं वो नहीं खुली हुई हैं, पूरे जो मार्केट है वो बंद है। परसों कुछ समय के लिए जरूर कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। प्रशासन का ये कहना है कि हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे जो कदम है वो उठाया जाएगा। आज दूसरे दिनों के मुकाबले कर्फ्यू में थोड़ी सख्ताई भी देखने को मिल रही है। जगह जगह जो पुलिस और इसके अलावा जो पैरा मिलिट्री फोर्स है उसकी बैरिकेड्स लगे हुए हैं और हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही सिटी के अंदर उस वाहन का जो मूवमेंट है वो करने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें तो मोबाइल जरूर चालू है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद है। स्कूल कॉलेज बंद है और प्रशासन का ये कहना है कि वो एक बैठक करेगा और उसके बाद ही आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी कि आखिर कर्फ्यू में ढील दी जाए या ना दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल स्टोर्स हैं और हॉस्पिटल हैं वो जरूर खुले हुए हैं। ट्रैवलिंग भी सीमित रूप से चालू है। जो लोग स्थानीय लोग हैं उनको पूरी तरीके से देखने के बाद ही उनके वाहनों को अनुमति दी जा रही है। तो आज पिछले कुछ दिनों के मुकाबले जो सख्ताई है वो कर्फ्यू में देखने को मिल रही है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जरूर 2 दिन पहले थोड़ी सी राहत मिली थी जब कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए और कर्फ्यू है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि वो समय समय पर समीक्षा कर रहा है। आज भी एक बैठक करेगा और उस बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा क्या कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील दी जाए या ना दी जाए, जैसे 2 दिन पहले दी गई थी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, ले।
और बात कर लेते हैं कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति को लेकर। आपको बता दें, उत्तर कर्नाटक में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के कलबुर्गी, बीदर, यादगिरी और रायचूर जिलों में भीमा नदी उफान पर है। इससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। मछुआरे अपनी नाव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। यादगिरी में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश होने से हालात और खराब हो गए हैं। यादगिरी में ज्यादातर घर पानी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले पर कहा है कि युवाओं के मामले में सरकार का पहले दिन से स्पष्ट मत रहा है कि युवाओं के हक में उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों में सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए तैयार है। युवाओं के मामले में हमारा पहले दिन से स्पष्ट मत था। हमने कहा कि युवाओं के हक में और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए हमने कहा कि कोई जांच की जो भी प्रक्रिया है, जो भी छात्र चाहते हैं हम वो जांच भी करवाने को तैयार हैं। छात्रों के हित में हम निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के तैयार हैं। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में घाटों की सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो और सभी इंतजाम समय पर पूरे किए जाएं। दिल्ली में हर बार की तरह इस बार भी छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। यमुना के घाटों समेत सैकड़ों स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। दिल्ली मुख्यमंत्री ने प्रशासन से सफाई, रोशनी, सुरक्षा बलों की तैनाती और अतिरिक्त बसों व मेट्रो सेवाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बदलती जीवन शैली में डिमेंशिया एक ऐसा मस्तिष्क विकार बनता जा रहा है जो स्मृति, सोचने की क्षमता, व्यवहार और दैनिक कार्यों को प्रभावित करता है। ये भारत में वृद्धजन स्वास्थ्य की एक गंभीर चुनौती बन चुका है। अनुमान है कि वर्तमान में देश में लगभग 1 करोड़ बुजुर्ग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और ये संख्या आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगी। इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखकर सोमवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में पहली राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक इभास और डिमेंशिया इंडिया अलायंस DIA द्वारा NISD और MOSCGE के सहयोग से आयोजित की गई। बैठक में नीति निर्धारकों, विशेषज्ञों और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण, डेटा, देखभाल पद्धतियों और देखभालकर्ता सहयोग पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय नीति दस्तावेज तैयार करना है जिसे नीति आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए डिमेंशिया इंडिया अलायंस इभास के साथ इस नेशनल कंसल्टेटिव मीट को ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि डिमेंशिया जो है सिर्फ परिवार को अफेक्ट नहीं करता, पूरे समुदाय को अफेक्ट करता है। तो हम समझना चाहते हैं कि किस तरह हम पॉलिसी बनाएं जो डिमेंशिया को ग्रास रूट लेवल पर एड्रेस करे। तो हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी रूरल, अर्बन और इंडिया के लेवल पर डिमेंशिया को एड्रेस करे। और ये जो पॉलिसी है हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ बना रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जो इस कंसल्टेटिव मीट से नेशनल डिमेंशिया प्लान बनेगा वो कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा और हर तरफ से डिमेंशिया को एड्रेस करेगा। दिल्ली के वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट में सेवा पखवाड़े के तहत हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आयोजन में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को तंबाकू के कारण होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस संबंध में हमारे संवाददाता अंकित ने डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार से क्या बातचीत की, आइए देखते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार को लेकर लगातार देश में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सेवा पखवाड़ा है और साफ तौर पे 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इसी तरीके से देश के हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। ऐसा ही एक इनिशिएट लिया हुआ है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ने और ख़ास इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर डायरेक्टर डॉक्टर कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ इंतज़ाम सर आज किए गए हैं और कैसे जो टोबैको को लेकर है, चेस्ट को लेकर जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है
कि बच्चों में कई बार बीमारियां होती हैं, बड़ों में भी देखा जाता है कि चेस्ट को लेकर के दिक्कतें होती हैं, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। इसको कैसे आप लोग कर्टेल कर रहे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम खास तौर पर आपने रखा है? आज जो कार्यक्रम है, आज हम लोगों ने विशेष तौर पे स्मोकिंग के बारे में प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जिसमें कि एक नुक्कड़ नाटक हो रहा है, जिसमें हमारा नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज जो है वो नुक्कड़ नाटक कर रहा है, जिसमें पैसिव स्मोकिंग जो होती है, जो हम लोग पैसिवली स्मोक करते हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं बेसिकली, उसके बारे में बताया जाता है। सर, एक जो सबसे बड़ी हम देखते हैं दिक्कतों का सामना खासतौर पर बच्चे करते हैं, कई बार हमने देखा है सांस लेने में दिक्कत, नज़ला जुकाम जैसी जो दिक्कतें, क्योंकि अभी तो सीज़न भी वैसा चल रहा है, तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और ख़ासतौर पर जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन भी बढ़ जाता है, उनके लिए भी राहत की सांस मिली, यानी घर पर रह करके वो उपाय करें तो राहत की सांस ले पाएँ? अगर किसी को नज़ला जुकाम भी होता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको डॉक्टर की सलाह लें। पोल्यूशन जैसा आपने बताया कि अभी फेस्टिव सीजन्स भी आ रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ता है, उस समय जितने भी एस्थमेटिक या रेस्पिरेटरी रोग के जो पेशेंट्स हैं उनको एक्सपोजर से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए, और ख़ास तौर पर क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार राजधानी दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में कई बार बढ़ता है, तो आपको बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए, पानी का मुंह हाथ लगातार धोते रहना चाहिए, इससे आपको भी आसानी रहेगी। खासतौर पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना आप लोग एक्सपोजर, जैसा कि सर ने भी कहा, उससे बचा जा सके और आपकी सेहत इसके ज़रिए अच्छी रह सकती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। और बात क्रिकेट की, भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने अजय रहते हुए यह टूर्नामेंट अपने नाम किया और पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान की पारी 19.1 ओवर में 140 रन पर ढेर कर दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के लिए जीत का चौका रिंकू सिंह ने लगाया। संजू सैमसन ने 24 और शिवम दुबे ने 33 रन की पारी खेली। भारत ने एशिया कप 2025 में तीसरी बार पाकिस्तान को पटकनी दी है। वहीं ये टीम इंडिया का 9वां एशिया कप का खिताब है। भारत के टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 जीतने के बाद बड़ा ऐलान किया। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में खेले गए सभी मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देने की घोषणा की। इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ all the games which I have played in this tournament to the Indian Army. और खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास संघर्ष समाप्त करने के लिए 21 पॉइंट शांति योजना पेश की है। ट्रंप ने इस बैठक में गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने को लेकर उम्मीद व्यक्त की है। इस प्रस्ताव के 21 पॉइंट की अगर बात की जाए, इन प्रस्ताव में गाजा को टेरिटोरियलाइज कर आतंक से मुक्त करने की बात कही गई है। वहीं गाजा पट्टी का पुनर्विकास करना और दोनों पक्षों की सहमति पर तुरंत युद्ध विराम की बात भी इस प्रस्ताव में शामिल है। इजराइल की सहमति के बाद 48 घंटे में सभी बंधक लौटाने के साथ साथ शांतिपूर्ण हमास के सदस्यों को माफ़ी देना भी प्रस्ताव में शामिल है। शांति योजना के प्रस्ताव के प्रमुख बातों में मानवीय सहायता का वितरण संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसी इंटरनेशनल संस्थाओं से कराने, गाजा का प्रशासन अस्थायी फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों के हाथ में देने और किसी भी निवासी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किए जाने की बात इसमें शामिल है। ये प्रस्ताव अमेरिका, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लॉन्ग टर्म राजनीतिक ढांचा तय करने में मदद करेगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दीजिए अनुमति, नमस्कार।